28 संगठन के सहमति के कारण आप इस वक्त वोट की उम्मीदवार के रूप में खड़े हो रहे हैं। इस बार के इलेक्शन में विजय होते हैं तो आप क्या आप भी पार्टी के इशारों में नहीं चलेंगे या फिर आप चाय बागान के श्रमिकों के हित में काम करेंगे? इस प्रकार के आश्वासन को आप किस वक्त? यदि मुझे सभी का समर्थन मिले और मैं यहाँ से जीत जाऊँ तो चाय बागान में 5 साल में वह क्रांति होगी जो चाय बागान वालों ने आज तक। किसान के लिए लड़ेंगे, कोई चाय श्रमिक के लिए लड़ेंगे, कोई धर्म के लिए लड़ेंगे, कोई जाति के लिए लड़ेंगे। तो साधारण शब्दों में आप अगर बताना चाहेंगे तो आपके क्या मंत्र हैं इस बार के? नमस्कार दर्शकों, इस वक्त आप सब देख रहे हैं SJ न्यूज़ वर्ष वांगदेन लामा के साथ। तो दर्शकों, भी हम आए हैं कालचिनी प्रखंड अंतर्गत आपके ही क्षेत्र लोथाबाड़ी में, और हम बता दें कि अभी हमारे समक्ष मौजूद हैं श्री नेहा इंदवार जी, जो कि इस बार के MP इलेक्शन में अपना योगदान देने जा रहे हैं। और बता दें कि हमारे अलीपुरद्वार ज़िले में पूरे 12 कैंडिडेट इस वक्त मैदान में उतरने वाले हैं इस 2024 इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव में। और इसमें वे भी अपने लड़ाई को जारी रखते हुए अपने नामांकन दर्ज करा चुके हैं हाल ही में। तो आज हम जानेंगे कि नेहा इंदवार जी के बारे में कि उन्होंने किस पार्टी से अपना नामांकन दर्ज करवाया है और उनके क्या भूमिका रहने वाले हैं इस चुनाव के आगे। सर्वप्रथम नमस्कार आपको सर। नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले आप कहना चाहे तो हमारे SJ न्यूज़ वर्ष के दर्शकों को आपके लाइफ स्टाइल के बारे में छोटे से शब्दों में अगर बताना चाहे तो आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ। मैं अपने को एक छोटा सा लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता समझता हूँ, और मेरा जो कार्य क्षेत्र जो है ना, और गरीबों की, विशेष करके चाय बागान के बगानियारों की जो ज़िंदगी है ना, उसको ठीक करने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी का सारा समय, यहाँ तक कि सारा पैसा भी, जितना भी पैसा मैं अपने नौकरी के समय में मैं कमाता था ना, उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं चाय बागानियारों के नाम पे ही मैं खर्च करता था, जिसमें मैं मैगज़ीन निकालता था, वेबसाइट चलाता था, बच्चों को पढ़ाता था, मतलब तमाम तरह के जो भी होता था, मैं चाय बागान के केंद्रित जो मेरी भूमिका रही है ना, उसी से ही मैं अपने को धन्य समझ रहा हूँ, और ज़िंदगी में जो कुछ किया हूँ चाय बागान के लिए ही किया हूँ। सर, जहाँ तक हमारे दर्शकों को अगर और भी आप जानकारी के लिए सबसे बड़ी बात कहना चाहेंगे तो आपके सबसे बड़े अगर इस बार के मंत्र के बारे में क्या कहना चाहेंगे? चुनाव के हर पार्टी के एक मंत्र है कि वो किसान के लिए लड़ेंगे, कोई चाय श्रमिक के लिए लड़ेंगे, कोई धर्म के लिए लड़ेंगे, कोई जाति के लिए लड़ेंगे। तो साधारण शब्दों में आप अगर बताना चाहेंगे तो आपके क्या मंत्र हैं इस बार के? हमारी लड़ाई चाय बागान की गरीबी, शोषण, वंचना, भेदभाव और इनकी गरीबी से है। हम आज पाते हैं कि चाय बागान के लोग भारत में इतने शोषित हैं कि भारत के सबसे शोषित समाज का यदि कहीं नाम लिया जाता है ना, तो चाय बागान का आता है। तो इसलिए हम चाय बागान के लोगों के ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए पिछले 40-50 साल से मैं काम कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि एक समय ऐसा भी आया है जब मुझे चुनाव के मार्फत में लोगों के पास आना चाहिए और उनके समर्थन से स्थिति को बदलने के लिए प्रयास करना चाहिए। सर, इस बार के चुनाव में देखा जाए तो बहुत सारे कैंडिडेट उतर चुके हैं अगर अलीपुरद्वार ज़िले की ओर से। तो क्या आपको लगता है आप इस बार किस प्रकार से आपको लड़ना चाहिए, किस प्रकार से लड़ने से जो है आपको ज़्यादा वोट मिल सकते हैं और जनता के लिए सेवा कर सकेंगे आगे? देखिए, लड़ाई तो जो है ना, वोट की लड़ाई, वह एक लोकतांत्रिक लड़ाई है। लोकतांत्रिक लड़ाई में लोग मुद्दे की बात करते हैं, और मुद्दे ऐसे होते हैं जो जीवन को छूते हैं। यहाँ तो टी गार्डन से संबंधित तमाम तरह के जो मुद्दे हैं, चाहे वह ज़मीन के अधिकार का है, ऑटोनोमस का है, चाहे 5th शेड्यूल या 6th शेड्यूल के ऑटोनोमस की बात है,
चाहे वो ज़मीनी जो अपना ज़मीन जो है उसके खतियान पानी के अधिकार है, मिनिमम वेज की अधिकार है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, हर तरह की जो यहाँ पे जो मुद्दे हैं वो तमाम भारत के जो इलाके हैं ना उससे बहुत पीछे हैं ये। और यही एक बड़ा मुद्दा है हमारे विकास का, हमारे अस्तित्व का, चाय बागान के अस्तित्व का, क्योंकि चाय बागान का अस्तित्व ख़त्म होने लगा है, क्योंकि इसको ख़त्म किया जा रहा है। यहाँ की जो ज़मीन है वो लीज ज़मीन को सरकार यहाँ की ज़मीन को बाज़ार में पूंजीपतियों को बेचने के लिए कानून लेके आई है। 10 जुलाई 2023 को एक नोटिफिकेशन आया है कि जिसमें जो भी बागान जिसके पास लीज की ज़मीन है और जो टी टूरिज्म का जो प्रोजेक्ट हाथ में लिया है ना, वो यहाँ की ज़मीन को हमेशा के लिए खरीद के अपना पॉकेट में डाल सकती है उधर। और दूसरी ओर हमारी जो ज़मीन है ना उसको हमारे नाम नहीं करके उसको 5 डिसमिल ज़मीन देने की बात करती है, और उस ज़मीन को भी टुकड़े टुकड़े में 1, 2, 3 डिसमिल के रूप में हम लोग को देना चाहती है, और वो भी नॉन ट्रांसफरेबल ज़मीन है, मतलब हम उस ज़मीन का कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब ज़मीन में हमारा अधिकार ही नहीं रहेगा। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जो इस चुनाव का एक मुद्दा बन के लोगों तक आया है। पिछले 6 महीने से हम लोग इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ इस मुद्दों के केंद्र बिंदु में रहना चाहिए। सर देखा जाए तो हमारे जितने भी अगर उम्मीदवार के बारे में अगर बात की जाए तो हमारे अलीपुरद्वार ज़िले के उम्मीदवारों को ज़्यादातर एसटी वोट के रूप में भी देखा जाता है, और यहाँ पर तो लगता है लगभग 12 के 12 कैंडिडेट को जो है एसटी उम्मीदवारों के रूप में खड़ा किया गया है। तो आप भी एक एसटी से बिलोंग करते हैं, और क्या इतने सारे कैंडिडेट जो है एसटी होके आपको लगता है कि इतने एसटी उम्मीदवारों के बीच आप इस बार चुनाव में विजय हासिल कर पाएंगे? देखिए, ये तो एसटी रिजर्व सीट है, तो जाहिर है कि एसटी लोग ही यहाँ पे खड़े होंगे, और मैं समझता हूँ एसटी समाज को एक तगड़ा उम्मीदवार अपने समाज से भेजना चाहिए, जनप्रतिनिधि बना के, जो उनकी बातों को राष्ट्रीय स्तर पे मीडिया में और संसद में दोनों जगह या तीनों जगह जहाँ भी बोलेंगे रास्ते से संसद तक उठा सकता है, और बहुत ज़ोरदार ढंग से उठा सकता है। देखिए, यहाँ की जो पिछड़ापन है ना, वो यदि सही ढंग से हम लोग राजनीति करना सीख लें तो यहाँ का पिछड़ापन दूर हो सकता है। लेकिन आज तक हमने देखा है कि यहाँ पे जितने भी तरह के जो जनप्रतिनिधि हुए हैं ना, वो पार्टी के प्रतिनिधि होते हैं। उनका रिमोट कंट्रोल दिल्ली से या फिर कलकत्ता से चलता है, वो पार्टी के क्या कहते हैं आदेशों पे चलते हैं, और मैं समझता हूँ यहीं पे हम लोग मार खा जाते हैं। यदि यहाँ के लोगों का अपना एक कैंडिडेट होगा जो बिना खौफ, बिना पार्टी का लाइन पकड़े यहाँ के लोगों की बात कर सकता है ना, तो उन्हें एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट देना चाहिए, जो तमाम तरह की बंधनों से मुक्त होगा, और जो उनकी बातों को, मतलब चाय बागान की बातों को, बागानियार की बातों को पूरे देश में, पूरे दुनिया में बहुत मजबूती के ढंग से रख सकता है और समस्याओं का समाधान कर सकता है। मैं समझता हूँ यहाँ पे जितने भी दूसरे कैंडिडेट हैं, मैं नहीं समझता हूँ इस तरह की उनके पास अध्ययन है, उनके पास क्या बोलते हैं कैपेसिटी है। यदि कैपेसिटी होता तो आज हमारी जो अवस्था है ऐसी नहीं होती। हमारी अवस्था इसीलिए है क्योंकि हम लोग पॉलिटिकली बहुत कमज़ोर हैं और हमारे पॉलिटिकल कोई आवाज़ नहीं है। यही मैं बोलना चाहता हूँ जी। तो हमारे जितने भी SJ न्यूज़ के दर्शक हैं, और आप उन लोगों को अगर साधारण शब्दों में अपने इस बार के चुनाव के बारे में अगर आपके मंत्र को एक साधारण शब्दों में समझाना चाहेंगे तो आप क्या बताना चाहेंगे? साधारण शब्दों में मैं यही कहूँगा कि आइए हाथ को मजबूत करते हैं, एक संगठित समाज के रूप में बागानियार अपना वजूद दिखाए, एक राजनीतिक एक पहचान दिखाए, और पूरी दुनिया में यहाँ का डंका बजाए। सर जैसे कि सब लोग जानते हैं कि अभी के समय तक जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जितने भी नेतागण खड़े हुए हैं, वे लोग पहले आश्वासन तो देते हैं
बहुत बड़े बड़े आश्वासन देते हैं, यहाँ तक कि लोग करने वाले होते हैं किसी भी कार्य को, लेकिन वे कभी भी उस तरह नहीं हो पाते हैं जैसे कि जनता चाहते हैं। तो अभी तक बागान के अगर समस्या के बारे में बात की जाए तो अभी तक जो है कई बागान बंद भी देखने को मिल रहे हैं और कई बागान में बोनस भी नहीं दिया गया है। कई बागान में जो है अभी तक उनके कई दिन के पेमेंट भी अटका के रखा हुआ है। तो क्या आप ऐसे मुद्दों के बारे में, अगर इस बार के इलेक्शन में विजय होते हैं तो आप क्या आप भी पार्टी के इशारों में नहीं चलेंगे या फिर आप चाय बागान के श्रमिकों के हित में काम करेंगे? इस प्रकार के आश्वासन को आप किस तरह से जो है विश्वास दिला? देखिए, मैं पिछले 35 साल तक मैं सरकारी नौकरी किया। मैं क्लास 6 में जब था तब से मैं चाय बागान के लिए लिखने लगा। क्लास 12 में जब था तो चाय बागान का पत्रकार बन के मैं चाय बागान के मुद्दों को हाईलाइट करने लगा। और नौकरी करते हुए मैंने बहुत ऐसा काम किया, मुख्यमंत्री से मिला, केंद्रीय मंत्री से मिला, राज्यपाल से मिला नौकरी करते वक्त, और मैं चाय बागान के लोगों की अधिकार और उनका हक के लिए मैं उनसे लड़ता रहा, उनको लिखते रहा। और मेरे पास 2-2 मैगज़ीन हुआ करते थे, 3-3 मेरे पास वेबसाइट है जिसमें सारे के सारे टी गार्डन्स के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं ना, बगानियारों के लिए, यहाँ पे आदिवासी, गोरखा और तमाम जो दूसरे हमारे जो साथी लोग हैं, जो भाई बहन, मैं उनकी आवाज़ को उठाता रहा हूँ। चुनाव में यदि मैं विजय हुआ ना तो मैं आश्वासन दे सकता हूँ कि उन्हें मिनिमम वेज दिलाना, उनको ज़मीन का हक दिलाना, उनके लिए विकास की योजनाएं बनाना, जो कुछ नहीं हुआ है ना वो मैं करके दूंगा। मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा अभी तक का एक रिकॉर्ड है कि मैं जो कुछ बोलता हूँ उसको करके मैं गुजरता हूँ। और मैं यही चाह रहा हूँ कि यदि मुझे सभी का समर्थन मिले और मैं यहाँ से जीत जाऊँ तो चाय बागान में 5 साल में वह क्रांति होगी जो चाय बागान वालों ने आज तक पिछले 156 साल में नहीं देखा है। सर, आप पहली बार लोकसभा चुनाव में खड़े हो रहे हैं तो कई लोगों का नेगेटिव थॉट भी जाते हैं उनके दिमाग में कि कहीं वोट काटने के लिए उतरे हैं या फिर कई लोग वोट दूसरों को समर्थन करने के लिए उतरे हैं। आप तो जैसे कि 28 संगठन के सहमति के कारण आप इस वक्त वोट की उम्मीदवार के रूप में खड़े हो रहे हैं और उसी नेगेटिव थॉट को आप एक पॉजिटिव के रूप में बदलने के लिए अगर आप समझाना चाहें तो कैसे समझाना चाहेंगे? देखिए, 2 तरह की बातें होती है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव बातों के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव बातें कहीं आदमी को लेकर नहीं जाता है। चाय बागान का जो समाज है, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कुछ बिहार और नॉर्थ दिनाजपुर की जो समाज है ना, उस समाज में बहुत गहरे रूप से लोगों में निराशा का ये जो भावना व्याप्त है ना, उसको निकालना, नेगेटिव भावना जो है ना उसको दूर करना है। लोगों को आज तक इस तरह की कोई नेतृत्व नहीं मिला जो उनके नेगेटिविज़म को पॉजिटिविज़म में बदल सकता है। और इसीलिए मैं अभी रिटायर्ड होके, जब मेरे को यहाँ के विभिन्न संगठनों ने कहा कि भैया आप यहाँ पे इस बार चुनाव लड़िए, 27 संगठनों का व्यक्तिगत रूप से उनका अनुरोध था कि आप चुनाव लड़िए। मैं एक ही दिन में चुनाव नहीं लड़ने आया हूँ। दार्जिलिंग में मीटिंग हुई, सिलीगुड़ी में 3 मीटिंग हुई, मालबाजार में हुआ, बीरपड़ा में हुई, यहाँ आपके कालचीनी में हुई, तमाम तरह के ऑनलाइन मीटिंग भी हुई। तमाम तरह के लोगों के अनुरोध के बाद मुझे लगा कि यदि सभी कोई बोल रहे हैं, मुझे समर्थन देंगे, मेरी बातों पे उनको यकीन है कि मैं आगे जाके मैं यहाँ की समस्याओं को सुलझा सकता हूँ, तो उनकी यकीन को तोड़ना नहीं है मुझे। इसीलिए मैं सभी का सहारा लेके, सभी का समर्थन लेके, सभी की बातों पे यकीन करके मैं यहाँ पे आज इलेक्शन में लड़ने के लिए आया हूँ निर्दलीय। इसलिए मैं निर्दलीय लड़ा हूँ क्योंकि मैं यदि किसी पार्टी से जाता तो उस पार्टी का बंधन मेरे पास रहता, वह पार्टी मुझे रिमोट कंट्रोल से चलाती। लेकिन हम लोग एक उम्मीदवार, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के रूप में हम लोग जितने भी चाय बागान हैं उनके साथ बैठ के हम लोग योजनाएं बनाएंगे, उनकी योजनाएं
जो होगी उनके मन मुताबिक होगा, ऐसा कि नहीं दिल्ली और कलकत्ता से जो उनके ऊपर थोपा जाता है उस तरह की योजना को हम लोग नहीं लाएंगे। और हम लोग एकताबद्ध होके, मैं समझता हूँ, मुझे बहुत सारा कानून भी पता है, मैंने बहुत स्टडी भी किया है। आज हम लोग यदि एकताबद्ध होकर आगे जाएं तो हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। यहाँ पे हम लोगों को वो सारी मंजिलें मिल जाएगी जो पिछले 156 साल से हम लोग सपने देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद 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 हमारे आपको। साथ दर्शकों के साथ रूबरू करवाने के लिए धन्यवाद। हाँ, तो दर्शकों, जैसे कि आप सब देख रहे थे कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री नेहा इंदवार जी, जो कि इस वक्त एक उम्मीदवार के रूप में आप देख पा रहे होंगे, जो कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में अलीपुरद्वार जिले की ओर से निर्दलीय पार्टी की ओर से जो है वे अपना योगदान देने जा रहे हैं देश सेवा, समाज सेवा के लिए। और आप लोगों को इनके बारे में हम जानकारी दे रहे थे कि आज वे किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और वे किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। वे एक अगर साधारण शब्द में बता जाए तो वे एक सामाजिक कार्यकर्ता है। केवल पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनका नहीं है, बल्कि वे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वे गवर्नमेंट जॉब रिटायर्ड है। और इस वक्त देख रहे थे आप सब SJ न्यूज़ वर्ष। मिलते रहेंगे नए नए खबरों के साथ। धन्यवाद।